गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी की पुस्तक वितान का जो चैप्टर है एन फ्रैंक की डायरी। उसमें देखिए आगे जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जो 28 नवंबर 1942 का दिन है, शनिवार मतलब सैटरडे। तो उसने लिखा, मेरी प्यारी किट्टी, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुकी हैं। तो इसमें वो अपनी उसी गुड़िया को संबोधित करते हुए डायरी लिख रही है कि जहाँ वो अज्ञातवास में रह रहे हैं, जो दो वर्ष का समय उन्होंने वहाँ पर व्यतीत किया, उसके बारे में तो बताती है कि हमने स्टार्टिंग में मतलब बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, अपने राशन का भी बहुत ज़्यादा खर्च किया। नतीजा यह होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए, मतलब अब हमें और ज़्यादा किफ़ायत करनी पड़ेगी, बचत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ज़्यादा राशन अपना खर्च कर चुके हैं। और ये भी हो सकता है कि बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, इसलिए बिजली का कनेक्शन भी कट जाए। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं, मतलब एक ऐसा समय भी उनके उसमें आया कि उस समय मतलब बिजली जो थी उनकी कट गई। कितना मज़ेदार ख्याल है, मतलब वो सिर्फ ख्याल था उसका, नहीं क्या, लेकिन कौन जानता है यह अरसा इससे कम भी हो सकता है। तो बहुत अंधेरा हो जाता है, वो उस समय को याद कर रही है जब उनके यहाँ बिजली का कनेक्शन भी कट जाता है, बहुत अंधेरा हो जाता है। 4 साढ़े 4 बजते ही हम तब पढ़ नहीं सकते, इसलिए वह वक्त हम ऊल जलूल हरकतें करके गुजारते हैं। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला, दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। तो वो एक दिन का ऐसा वर्णन कर रही है कि जब वो अंधेरे में तरह तरह के काम करते, लेकिन कभी कभी वो बोर हो जाते, तो उसने एक और नया काम किया, क्योंकि उनके वहाँ तो अंधेरा था, लेकिन जहाँ आसपास जो और इमारतें थी, जो पड़ोसी थे, उनके वहाँ रोशनी थी, तो दूरबीन लगाकर उनके रोशनी वाले कमरों में झांकना। तो इस तरह से वो अपना बाकी का जो समय व्यतीत करने लगे। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि पहले तो दिन के समय में तो उन्हें डर रहता था कि कोई उन्हें देख ना ले, लेकिन अब जब रात को जब उनके यहाँ बिजली भी नहीं थी, अंधेरा होता था, तो वो पर्दे हटाकर सामने कहीं भी देख सकते थे। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। तो इसमें इस तरह से एन फ्रैंक ने एक दिन के बारे में अपने बताया कि किस तरह से उसने अपने पड़ोसियों के घर में रोशनी भरे कमरों में देखा। फिर आगे वो कहते हैं कि मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं, मतलब ये था कि जो उनके ऑफिस के जो लोग थे उसके पिताजी के, वो भी मतलब वहाँ आते रहते थे, क्योंकि वो जो ज़्यादा नहीं थे, वो कम ही थे, और उन्हें ये सारी उनके बारे में सारी बात पता थी। तो उनमें से ही मिस्टर डसेल थे कि उनके बारे में सुना था कि वे बच्चों से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं। दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं, जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगी। क्योंकि मुझे अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ महाराज डसेल के साथ यह लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ, और क्योंकि मुझे हम 3 बच्चों में आम तौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान ना धरूं, ना सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं। तो वो मिस्टर डसेल के बारे में बताती हैं कि वो चाहे किसी भी बात पर लंबे लंबे लेक्चर दिया करते हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहे ये सब बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन जो वो चुगलखोर थे, मतलब हर किसी की जैसे निंदा बुराई करते रहते थे, ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वो चुगलखोर कैसे थे, मतलब कैसे जाकर वो करते थे कि वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता है तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है,
और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा, और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेज़ वान मुझे 5 मिनट बाद बुलवा भेजती हैं। सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। मीन मेख मतलब कमियाँ, ये जो उनके साथ परिवार रह रहा था जो हर समय उनमें कमियाँ निकालता रहता थे, और उसका केंद्र मतलब जो एन फ्रैंक थी उसमें ही सबको वो कमियाँ नज़र आती थी। तो इस तरह से ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ। खामियाँ मतलब कमियाँ, कि जो वो थे वो क्या करते थे कि उसकी मम्मी को मतलब उसकी सारी वो कमियाँ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते थे, जिससे मम्मी उन्हें डांटती थी। तो रात को कहते कि मैं उन सब कमियों के बारे में, बढ़ा चढ़ा कर बताई गई कमियों के बारे में सोचती हूँ। वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो ही सकती हूँ। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ जो मैं हूँ, या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती, और इस कमी वाले वक्त में कागज़ को मोड़ तोड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी एन, मतलब इसमें वो ये लिख रही है कि जो बीच बीच में से वो बातें बता रही है, मतलब पूरी घटना नहीं बता रही है, बीच बीच में से वो बता रही है। इस वजह से जो उसकी जो पूरी बातें वो क्लियर नहीं हो रही, कि वो मतलब पूरी घटना ना बता पाने के कारण हमें आधे तो वो जिन लोगों के बारे में बता रही है उनके बारे में भी हमें पूरी तरह से नहीं पता चलता कि वे लोग कौन हैं। तो इस तरह से उसने अंत में ये भी लिखा ही है कि मेरी प्यारी किट्टी, कि मैं तुम्हें उलझा रही हूँ। मतलब वो डायरी में जो लिख रही है वो पूरी बातें नहीं लिख रही, उसके मन में क्या है या जिन परिवारों की वो बात कर रही है वो कौन हैं, उनके साथ में रहते हैं या उनके ऑफिस के लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं उसने बताया। तो वो ये इसलिए कह रही है कि अगर वो कुछ ऐसा लिख भी देती है ना और बाद में उसे थोड़ा सा लगता है कि उसको ये नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं फिर कागज़ को मोड़ तोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना उसे मना है, क्योंकि उसके पास समय कम है, वो यहाँ रह रही है, यहाँ वह कब तक छुपे रह सकते हैं उनसे, ये बात उसे नहीं पता। तो इसलिए कह रहे कि जो मैंने एक बार लिख दिया मैं इस वक्त में अब उसको तोड़ मरोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना नहीं चाहूँगी। इसलिए वो कह रहे कि मतलब जो भी उसे समझ में आ रहा है वो समझ ले, लेकिन उसे भी पता है कि उसे उसकी इन बातों का सिर पैर भी नहीं है, मतलब किसी को अच्छे से ये क्लियर नहीं हो सकती।